हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेकेंड लेक्चर पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले लेक्चर में या इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब आई थिंक हमने 1858 तक के एक्ट के सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे चलेंगे और 1861 से लेकर 1935 के एक्ट तक जो एमसीक्यूज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इस पहले टॉपिक का आज हम पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, भारत के संवैधानिक विकास के एक्ट से जो क्वेश्चन हमको आ सकते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में देखने को मिलता है। मतलब पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट किस अधिनियम में लाया गया था। तो वेरी सिंपल, ये एक्ट है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम से राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया था। दो और इंपॉर्टेंट प्रावधान इस एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड, पहला तो ये हो गया। सेकंड, हमें देखने को मिलता है राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और इसके अलावा केंद्र में द्विसदनी विधायिका का गठन भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अलग अलग बजट का प्रावधान किस एक्ट से किया गया है केंद्र और राज्य के लिए। तो भारत शासन अधिनियम 1919। याद रखिएगा, इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वक्त लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करें तो वो भारत के वायसराय थे। इनके समय में लाया गया था, इसीलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इजी क्वेश्चन है और तीनों ही पॉइंट यहां से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको तीनों ही पॉइंट यहां पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया को भारत की रानी की उपाधि दी गई थी। इसे ही शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो कि 1876 में लाया गया था। आंसर हो जाएगा आंसर सी, शाही उपाधि अधिनियम, या इसे कहा जाता है रॉयल टाइटल एक्ट 1876। इस एक्ट के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, इसको भारत की भी रानी घोषित कर दिया गया था और इसे केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। आगे चलकर भारत में इनके लिए एक दरबार लगाया गया था 1 जून 1877 को, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इनका भव्य स्वागत किया गया और स्वागत करने वालों में, इनके राज्याभिषेक करने वालों में शामिल थे उस वक्त भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जब शाही उपाधि अधिनियम 1876 में लाया गया था तो इस वक्त भारत के वायसराय थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को दे देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी का एक टारगेट बेस शुरू हो गया है, लाइव है। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो रूट एप्लीकेशन पर जाकर आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरी भी लाइव क्लासेस चल रही है, आप वहां पर एनरोल हो सकते हैं, जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा, छोटा सा अपडेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी एक भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और हमको बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की कौन सी एक विशेषता है इन चारों में से। ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो यह गलत है फ्रेंड्स। राज्यों में, अभी मैंने आपको बताया, राज्यों में द्वैध शासन की जो शुरुआत है वो 1919 के एक्ट से की गई थी। ओके, तो ये तो गलत हो जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के एक्ट में हुई थी। 1909 के एक्ट में हुई थी, तो ये भी गलत हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ये बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की भारत में स्थापना की गई थी? आंसर सी। और भारत के 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। तो किस एक्ट से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 के एक्ट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? 1909 के एक्ट को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इस वक्त लॉर्ड मार्ले भारत सचिव के पद पर थे और लॉर्ड मिंटो इस वक्त भारत के वायसराय थे। इन्हीं के समय में भारत परिषद अधिनियम लाया गया था 1909 में, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पहली बार भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1909 के एक्ट से हुई थी। मुस्लिमों को धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। उनका निर्वाचक मंडल भी धर्म के आधार पर डिसाइड किया गया था। इसीलिए भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो माने जाते, क्योंकि यही उस वक्त भारत के वायसराय थे। सिंपल हो जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। अगर कभी इस एक्ट से क्वेश्चन आता है, 1909 के एक्ट से क्वेश्चन आता है, तो यही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट में हुई है? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होंगे, मेरी गारंटी। ठीक है, देखिए, एक संघीय व्यवस्था अ फेडरल सिस्टम और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, बताना है किस एक्ट के द्वारा? तो देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन डायरकी की जो स्थापना है वो 1935 के एक्ट में की गई थी। 1935 का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत के इतिहास में। इस एक्ट में काफी सारे प्रावधान किए गए थे, दो तो हमारे जो क्वेश्चन से मिल रहे हैं वो हैं। इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, जो वर्तमान म्यांमार। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अभी हम पढ़ के आए हैं, 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ओके, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर क्या किया गया था कि स्टेट में जो द्वैध शासन था, जो कि 1919 के एक्ट में लाया गया था, स्टेट में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई 1935 के एक्ट के द्वारा। 1919 के एक्ट में राज्यों में द्वैध शासन लाया गया और 1935 के एक्ट में राज्यों से द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो आंसर इजीली मिल जाता है, आंसर हो जाएगा आंसर सी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के एक्ट में मानी जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस एक्ट की एक और विशेषता है, भारत का जब संविधान बना ना, तो अधिकतर प्रावधान 1935 के एक्ट से ही लिए गए। इस एक्ट में जब यह लाया गया था तो उस वक्त इसमें 14 पार्ट थे, मतलब 14 भाग थे, लगभग 320 आर्टिकल थे और लगभग 10 शेड्यूल देखने को मिलते। तो भारत के संविधान में अधिकतर चीजों को 1935 के एक्ट से ही अडॉप्ट किया गया, या तो वैसा की वैसा अडॉप्ट कर लिया या फिर कुछ चेंजेस के साथ भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये भारतीय संविधान के लिए ये जो एक्ट है एक माइलस्टोन का काम भी करता है ना। अधिकतर प्रावधानों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के एक्ट से ही लिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लेकर आया? तो याद करिए, पहले क्वेश्चन में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। केंद्र में द्विसदनी विधायिका लाने का श्रेय 1919 के एक्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? 1919 के एक्ट में केंद्र में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत होती है। एक हाउस बनता है विधानसभा और एक हाउस बनता है राज्य परिषद। जैसे आप वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा देख रहे हो, उस वक्त 1919 के एक्ट से जो केंद्र में द्विसदनी विधायिका लाई गई थी, विधानसभा लोकसभा की जगह और राज्य परिषद जो वर्तमान में आप राज्यसभा देख रहे हो। विधानसभा की सदस्य संख्या उस वक्त 144 निश्चित की गई, राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 निश्चित की गई। अब 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित थे। ओके,
इलेक्टेड मेंबर और 40 नॉमिनेट मेंबर थे, मतलब 40 मनोनीत सदस्य थे। यहां पर 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत सदस्य देखने को मिलते हैं। ओके, इजी है। तो द्विसदनी विधायिका केंद्र में इसकी शुरुआत 1919 के एक्ट में हमको देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। ओके, यहां पर आपको मेंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली आपको वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर ठीक है, द्विसदनी विधायिका तो पूछी जाएगी। इसको तो आपको याद रखना चाहिए कि एक हाउस विधानसभा था और दूसरा हाउस राज्य परिषद था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, फिर उसके आंसर तक चलेंगे। देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हमने इसकी बात की 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर पर चलेंगे। यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहां पर सही है। मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण किया गया तो अधिकतर प्रावधानों को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया, तो यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। 1935 का एक्ट माइलस्टोन का काम करता है भारतीय संविधान के लिए, तो आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? देखिए, एक बार एक्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकतर क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं, और 2-3 मेन चीजें होती है हर एक्ट में जो कि बार बार पूछी जाती है। अभी हमने डिस्कस किया इसको, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन अभी हमने बात की। किस एक्ट के द्वारा लाया गया था, किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो वेरी सिंपल हो जाता है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला अधिनियम। मुस्लिमों को संप्रदाय या धर्म के आधार पर भारत में प्रतिनिधित्व दिया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इजी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ है? मतलब जो आप वर्तमान में मंत्रालय की प्रोसीजर देख रहे हैं, मिनिस्ट्रीज देख रहे हैं, वो विभागीय व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले 1861 के एक्ट से हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्रावधान देखने को मिलता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत भी इसी एक्ट से मानी जाती। विधि निर्माण की प्रक्रिया में वायसराय की जो परिषद थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में भारतीयों को स्थान दिया गया था पहली बार। किस एक्ट के द्वारा? 1861 के एक्ट के द्वारा। और हमारा क्वेश्चन, भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी 1861 के एक्ट में देखने को मिलती है। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति है वो 1892 के एक्ट से मिलती है। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के एक्ट से भारतीय को या भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिलती है। यहां पर दो चीजें याद रखिएगा, एक तो बजट पर बहस करने की शक्ति मिली और प्रश्न पूछने की शक्ति मिली। किस एक्ट के द्वारा? 1892 के एक्ट के द्वारा। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि वोट करने की शक्ति, बजट पर वोट करने की शक्ति और पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति, बजट पर बजट के लिए वोट करने की शक्ति और पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की जो पावर है वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से मिली। दोनों में डिफरेंस है। वापस देखते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या पूछा गया है कि बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा मिली? तो बजट पर बहस करने की शक्ति और प्रश्न पूछने की शक्ति 1892 के एक्ट से भारतीय विधान परिषद को मिलती है।
ओके, लेकिन बजट पर वोट देने की शक्ति और पूरक प्रश्न पूछने की जो शक्ति है वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में दी गई थी। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। ओके, दोनों सिनेरियो समझा दिए, दोनों एक्ट बता दिए मैंने आपको। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। मतलब पूछा गया है कि 1935 के एक्ट की कौन सी विशेषता नहीं है। तो आइए एक एक ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ है ना की स्थापना की गई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। तो पहला तो यहां पर सही है ना। वहां पर पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो वही हमारा आंसर होगा जो विशेषता नहीं है। सेकंड देखिए, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यह गलत है। आपको पता है 3 लिस्ट 1935 के एक्ट में देखने को मिलती है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां थी, ऐसे मुद्दे, ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, वो अवशिष्ट विषय थे और इनको गवर्नर जनरल या वायसराय के हाथ में दिया गया था। गवर्नर जनरल के हाथ में दिया गया था, इसको वायसराय भी बोला जाता है। तो वायसराय के हाथ में दी गई थी। ओके, तो प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे क्या? नहीं किए गए थे। तो आंसर बी हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो कि 1935 की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल या वायसराय के हाथ में दी गई थी, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं के हाथ में। तो आंसर मिल जाता है। इसके अलावा 2 ऑप्शन और है, तो उनको भी देख लेते हैं। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। क्या स्टेट को इससे फ्रीडम बढ़ गई थी क्या? बिल्कुल बढ़ गई थी। डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल बढ़ गई थी, क्योंकि आपको पता है राज्यों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में लगा दिया गया था। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जो कि गवर्नर जनरल या वायसराय के हाथ में थे, वो राज्य की प्रांतीय परिषद के हाथ में आ गए थे। तो प्रांतीय स्वायत्तता फ्रीडम बढ़ जाती है ना, तो ये सही है उससे रिलेटेड। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और उसको समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ये 1935 के एक्ट की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद में किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो विधान परिषद को बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार अभी मैंने आपको बताया, जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया। वेरी सिंपल, 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के एक्ट से मिला था, लेकिन बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद सृजित किया गया? ब्रिटेन में भारत सचिव की जो पोस्ट है वो 1858 के एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ब्रिटेन में भारत सचिव का एक पद बनाया गया था 1857 में। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके 1 साल बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया। उसको रिपोर्ट करने के लिए भारत सचिव नाम का एक पद बनाया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। इजी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को जोड़ने की पहल किस अधिनियम के तहत की गई? वेरी सिंपल, बता चुका हूं मैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया में जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी या वायसराय की जो परिषद थी, उसमें पहली बार नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया था 1861 के एक्ट के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के एक्ट में। और इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था? विभागीय प्रणाली की भारत में शुरुआत भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही देखने को मिलती है। ओके, क्लियर?
तो 1935 के एक्ट तक जितने भी क्वेश्चन भारत के संवैधानिक विकास से पूछे जा सकते हैं उन सभी को बहुत ही इजीली यहां पर हमने डिस्कस किया है। आई होप हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जितनी भी रिलीवेंट डिटेल मैंने आपको बताई है वो भी बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में हम भारतीय संविधान सभा को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेवेंट जो क्वेश्चन या एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।